शिव दोल, रूद दोल, जय दोल। सागर तट के मंदिर को दोल कहना कैसी सुंदर कवि कल्पना है। सचमुच जब ताल के जल में मंद मंद हवा से सिहरती चांदनी में मंदिर की कुहासे सी परछाई डोलती होगी, तब मंदिर सचमुच सुंदर हिंडोले सा दिखता होगा। इसी उत्साह को लिए वह बढ़ता जा रहा था। 30-35 मील का क्या है, घंटे भर की बात है। लेकिन 7-1 मील बाकी थे कि गाड़ी कच्ची सड़क के कीचड़ में फंस गई। पहले तो स्टीयरिंग ऐसा मक्खन सा नरम चला मानो गाड़ी नहीं, नाव की पतवार हो और नाव बड़े से भावर में हचकोले खाती झूम रही हो। फिर लेफ्टिनेंट के संभालते संभालते गाड़ी धीमी होकर रुक गई, यद्यपि पहियों के घूमते रहकर कीचड़ उछालने की आवाज आती रही। इसके लिए साधारणतः तैयार होकर ही ट्रक चलते थे। तुरंत बेलचा निकाला गया, कीचड़ साफ करने की कोशिश हुई, लेकिन कीचड़ गहरा और पतला था, बेलचे का नहीं पंप का काम था। फिर टायरों पर लोहे की जंजीरें चढ़ाई गईं। पहिए घूमने पर कहीं पकड़ने को कुछ मिले तो गाड़ी आगे ठिले, मगर चलने की कोशिश पर लीक गहरी करती गई और ट्रक धंसता गया, यहाँ तक कि नीचे का गियर बक्स भी कीचड़ में डूबने को हो गया। मानो इतना काफी न हो, तभी इंजन ने 2-4 बार फट 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 का शब्द किया और चुप हो गया। फिर स्टार्ट ही न हुआ। अंधेरे में गुरूंग का मुंह दिखता था और लेफ्टिनेंट ने मन ही मन संतोष किया कि गुरूंग को उसका मुंह भी नहीं दिखता होगा। गुरूंग गोरखा था और फौजी गोरखों की भाषा कम से कम भावना की दृष्टि से गूंगी होती है, मगर आंखें या चेहरे की झुर्रियां सब समय गूंगी नहीं होती। और इस समय अगर उनमें लेफ्टिनेंट सब की भावुक उतावली पर विनोद का आभास भी दिख गया तो दोनों में मुंह वैमनस्य की एक दीवार खड़ी हो जाएगी। तभी सागर ने दस्ताने फेंक कर कहा, हम कुछ बंदोबस्त करेगा, और फिचर फिचर कीचड़ में जमा जमा कर बूट रखता हुआ आगे चल चला। कहने को तो उसने कह दिया, पर बंदोबस्त वह क्या करेगा रात में। बादल फिर घिरने लगे। शिवसागर 7 मील है तो दूसरे सागर भी 3-4 मील तो होंगे, और क्या जाने कोई बस्ती भी होगी कि नहीं। और जयसागर तो बड़े बीहड़ मैदान के बीच में है। उसने पढ़ा था कि उस मैदान के बीच में ही रानी जयंती को यंत्रणा दी गई थी कि वह अपने पति का पता बता दे। 5 लाख आदमी उसे देखने इकट्ठे हुए थे और कई दिनों तक रानी को सारी जनता के सामने सताया तथा अपमानित किया गया था। एक बात हो सकती है कि पैदल ही शिवसागर चला जाए, पर उस कीचड़ में फिचर फिचर 7 मील उसी में भोर हो जाएगा। फिर तुरंत गाड़ी के लिए वापस जाना पड़ेगा। फिर नहीं, वह बेकार है। दूसरी सूरत रात गाड़ी में ही सोया जा सकता है। पर गुरु, वह भूखा ही होगा। कच्ची रसद तो होगी, पर बनाएगा कैसे। सागर ने तो गहरा नाश्ता किया था, उसके पास बिस्कुट वगैरह भी है, पर अफसरी का बड़ा कायदा है कि अपने माथत को कम से कम खाना तो ठीक खिलाए। शायद आसपास कोई गांव हो। कीचड़ में कुछ पता न लगता था कि सड़क कितनी है और अगल बगल का मैदान कितना। पहले तो 2-4 पेड़ भी किनारे किनारे थे, पर अब वह भी नहीं। दोनों ओर सपाट सूना मैदान था और दूर के पेड़ भी ऐसे धुंधले हो गए थे कि भ्रम हो, कहीं चश्मे पर नमी की ही करामात तो नहीं है। अब रास्ता जानने का एक ही तरीका था, जहाँ कीचड़ कम गहरा हो वही सड़क। इधर उधर हटते ही पिंडलियां तक पानी में डूब जाती थी और तब वह फिर धीरे धीरे पैर से टटोलकर मध्य में आ जाता था। यह क्या है? हाँ, पुल सा है, ये रेलिंग है, मगर 2 पुल है समकोण बनाते हुए। क्या 2 रास्ते हैं? कौन सा पकड़े? एक कुछ ऊंची जमीन की ओर जाता जान पड़ता था। ऊंचे पर कीचड़ कम होगा, इस बात का ही आकर्षण काफी था। फिर ऊंचाई पर से शायद कुछ दिख भी जाए। सागर उधर ही कुछ चल पड़ा। पुल के पार ही सड़क एक ऊंची उठी हुई पटरी सी बन गई। तनिक आगे इसमें कई मोड़ से आए। फिर जैसे धनखेत में कहीं कहीं कई एक छोटे छोटे खेत एक साथ पड़ने पर उनकी मीर मानो एक साथ ही कई ओर जाती जान पड़ती है, इसी तरह वह पटरी भी कई ओर को जाती सी जान पड़ी। सागर मानो एक बिंदु पर खड़ा है जहाँ से कई रास्ते हैं, प्रत्येक के दोनों ओर जल मानो अथाह समुद्र में पटरियां बिछा दी गई हों। सागर ने एक बार चारों ओर नजर दौड़ाई, शून्य। उसने फिर आंखों की कुराएं कसकर झांक कर देखा। बादलों की रेखा में एक कुछ अधिक घनी सी रेखा उसे दिखी। बादल ऐसा समकोण नहीं हो सकता। नहीं, यह इमारत है। सागर उसी ओर को बढ़ने लगा। रोशनी नहीं दिखती, पर शायद भीतर कोई हो। पर ज्यों-ज्यों वह निकट आता गया उसकी आशा धुंधली पड़ती गई। वह असमिया घर नहीं हो सकता, इतने बड़े घर अब कहाँ हैं। फिर यहाँ जहाँ बांस और फूस के बासे ही हो सकते हैं, ईंट के घर नहीं। अरे, ये तो कोई बड़ी इमारत है, क्या हो सकती है। मानो उसके प्रश्न के उत्तर में ही सहसा आकाश में बादल कुछ फीका पड़ा और सहसा धुंधला सा चांद भी झलक गया। उसके अधूरे प्रकाश में सागर ने देखा एक बड़ी सी ऊपर से चपटी सी इमारत, मानो 2 मंजिली बारादरी बरामदे से, जिसमें कई एक महराबे, एक के बीच से मानो आकाश झांक दिया। सागर ठिठक कर क्षण भर उसे देखता रहा। सहसा उसके भीतर कुछ जागा, जिसने इमारत को पहचान लिया। ये तो अहोम राजाओं का क्रीड़ा भवन है। क्या नाम है? रंग महल नहीं, हवा महल नहीं, ठीक याद नहीं आता, पर यह उस बड़े पठार के किनारे पर है जिसमें जयंती। एकाएक हवा सनसना उठी।
आसपास के पानी में जहां तहां नरसल के झोंक थे, झुककर फुसफुसा उठे जैसे राजा के आने पर भृत्यु सेवकों में एक सिहरन दौड़ जाए। एकाएक ये लक्ष्य करके कि चांद फिर छिपा जा रहा है, सागर ने घूमकर चीन लेना चाहा कि ट्रक किधर कितनी दूर है, पर वह अभी यह भी तय नहीं कर सका था कि कहाँ क्षितिज है जिसके नीचे पठार है और ऊपर आकाश या मेघालय की चांद छिप गया। और अगर उसने खूब अच्छी तरह आकार पहचान न रखा होता तो रंग महल या हवा महल भी खो जाता। महल में छत होगी, वहां सूखा होगा, वहां आग भी जल सकती है, शायद बिस्तर लाकर सोया भी जा सकता है। ट्रक से तो यही अच्छा रहेगा, गाड़ी को तो कोई खतरा नहीं। सागर जल्दी जल्दी आगे बढ़ने लगा। रंग महल बहुत बड़ा हो गया था, उसकी कुर्सी ही इतनी ऊंची थी कि असमिया घर उसकी ओर छिप जाए। पक्के फर्श पर पैर पड़ते ही सागर ने अनुमान किया, 30-35 सीढ़ियां होंगी। सीढ़ियां चढ़कर वह 80 ड्योढ़ी तक पहुंचेगा। ऊपर चढ़ते चढ़ते हवा चीख उठी। कई मेहराबों से मानो उसने गुर्रा कर कहा, कौन हो तुम, इतनी रात गए मेरा एकांत भंग करने वाले। विरोध के फूफकार का ये थपेड़ा इतना सच्चा था कि सागर मानो फुसफुसा ही उठा, मैं सागर आसरा ढूंढता हूँ, रैनबसेरा। पोपले मुंह का बूढ़ा जैसे खिसियाकर हंसे, वैसे ही हवा हंस उठी। ही ये हवा महल है। हवा महल अहोम राजा का लीलागार, अहोम राजा का व्यसनी विलासी, छहों इंद्रियों से जीवन की लिसली बोटी से छहों रसों को चूस कर उसे झंझोड़ कर फेंक देने वाले नरिशंस लीला पिशाचों का यहाँ आसरा, यहाँ बसेरा। ही। सीढ़ियों की चोटी से मेहराबों के तले खड़े सागर ने नीचे और बाहर की ओर देखा। शून्य, महाशून्य, बादलों में बसी नमी और ज्वाला से प्लवन, वज्र और बिजली से भरा हुआ शून्य। क्या उसी की गुर्राहट हवा में है, या कि नीचे फैले नंगे पठार की, जिसके चूतरों पर दिन भर सर पानी की कुड़ों की बौछार पड़ती रही है? उसी पठार का आक्रोश, सिसकन, रिरियाहट। इसी जगह, इसी मेहराब के नीचे खड़े कभी अधनंगे अहोम राज ने अपने गठीले शरीर को दर्द से अकड़ाकर, सितार की खूंटी की तरह उमेटकर, बाने हाथ के अंगूठे को कमरबंद में अटकाकर, सीढ़ियों पर खड़े क्षत शरीर राजकुमारों को देखा होगा, जैसे कोई सांड खसिया बैलों के झुंड को देखे। फिर दाहिने हाथ की तर्जनी को उठाकर दाहिने भ्रू को तनिक सा कुंचित करके संकेत से आदेश किया होगा कि यंत्रणा को और कड़ी होने दो। लेफ्टिनेंट सागर की टांगें मानो शिथिल हो गईं। वह सीढ़ी पर बैठ गया, पैर उसने नीचे को लटका दिए, पीठ मेहराब के निचले हिस्से से टेक दी। उसका शरीर थक गया था दिन भर स्टीयरिंग पर बैठे बैठे और 250 मील तक कीचड़ की सड़क में बनी लीकों पर आंखें जमाए रहने से आंखें भी ऐसे चुनचुना रही थीं मानो उनमें बहुत बारीक पिसी हुई रेत डाल दी गई हो। आंखें बंद भी वह करना चाहे और बंद करने में क्लेश भी हो, वह आंख खुली रखकर ही किसी तरह दीद को समेट ले या बंद करके देखता रह सके। तो अहोम राजा चूलिकफा राजा में ईश्वर का अंश होता है। ऐसे अंधविश्वास पालने वाली अहोम जाति के लिए यह मानना स्वाभाविक ही था कि राजकुल का अक्षत शरीर व्यक्ति ही राजा हो सकता है। जिसके शरीर में कोई क्षत है, उसमें देवत्व का अंश कैसे रह सकता है? देवत्व और क्षुण नहीं, ईश्वरत्व अक्षुण ही होता है और राजा शरीर अक्षत। अहोम परंपरा के अनुसार कुलघात के सेतु से पार होकर चूलिकफा भी राज सिंहासन पर पहुंचा। लेकिन वह सेतु सदा के लिए खुला रहे, इसके लिए उसने एक अत्यंत नरिशंस उपाय सोचा। अक्षत शरीर राजकुमार ही राजा हो सकते हैं, अतः सारे अक्षत शरीर राजकुमार उसके प्रतिस्पर्धी और संभाव्य घातक हो सकते हैं। उनके निराकरण का उपाय यह है कि सबका एक एक कान या छिगुनी कटवा ली जाए, हत्या भी न करनी पड़े, मार्ग के रोड़े भी हट जाएं, लाठी न टूटे, सांप भी मरे नहीं पर उसके विषदंत उखड़ जाएं। क्षत शरीर कनकटे या छिगुनी कटे राजकुमार राजा हो ही नहीं सकेंगे, तब उन्हें राजघात का लोभ भी न सताएगा। चूलिकफा ने सेनापति को बुलाकर गुप्त आज्ञा दी कि रात में चुपचाप राजकुल के प्रत्येक व्यक्ति के कान या छिगुनी काटकर प्रातःकाल दरबार में राजचरणों में अर्पित किए जाएं। और प्रातःकाल वही रंगमहल की सीढ़ियों पर उसके चरणों में यह विभत्स उपहार चढ़ाया गया होगा। और उसने उसी दर्प भरी अवज्ञा में होठों की तार सी तनी पतली रेखा को तनिक मोड़ सी देकर शब्द किया होगा और रक्त सनिथाल को पैर से तनिक सा ठुकरा दिया होगा। चूलिकफा निष्कंटक राजा, लेकिन नहीं, ये तीर सा कैसा साल गया। एक राजकुमार भाग गया अक्षत। लेफ्टिनेंट सागर मानो चूलिकफा के चीत्कार को स्पष्ट सुन सका। अक्षत भाग गया। वहां सामने लेफ्टिनेंट ने फिर आंखों को कसकर बादलों की दरार को भेदने की कोशिश की। वहां सामने कहीं नगा पर्वत श्रेणी है। वनवासी वीर नगा जातियों से अहोम राजाओं की कभी नहीं बनी। वे अपने पर्वतों के नंगे राजा थे। ये अपनी समतल भूमि की कौशल पहनकर भी अधनंगे रहने वाले महाराजा। पीढ़ियों के युद्ध के बाद दोनों ने अपनी अपनी सीमाएं बांध ली थीं और कोई किसी से छेड़छाड़ नहीं करता था। केवल सीमा प्रदेश पर पड़ने वाली नमक की झीलों के लिए युद्ध होता था, क्योंकि नमक दोनों को चाहिए था।
पर अहोम राजद्रोही नगा जातियों के सरदार के पास आश्रय पाए, असह्य है असह्य। हवा ने साए साए करके दाद दी असह्य। मानो चूलिकफा के विवश क्रोध की लंबी सांस सागर की देह को छू गई, यही खड़े होकर उसने वह सांस खींची होगी। उस मेहराबी की ईंट ईंट में तो उसके सुलगते वायु कण बसे होंगे।